गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्लास कर रहे हैं पॉलिटी की। और पॉलिटी की क्लास में अभी तक पिछले 7-8 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें उसी के क्रम में आज की जो हमारी नई क्लास होगी, वो होगी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में, है ना? चलिए, तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चूँकि यहाँ से हर साल ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में और आपके यूपीएससी में एक-एक सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। है ना? चलो भाई, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपबंधों के बारे में। और दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या है, वेतन-भत्ते क्या होते हैं और विमुक्ति कैसे होती है, ठीक है? और उसके बाद जो है इनकी कार्य क्या है और इनकी शक्तियाँ क्या हैं? और उसके बाद 2 पॉइंट और हैं जो कि अन्य तथ्य के बारे में है, जिसमें वर्तमान में इस समय कौन है कैग, उनके बारे में जानेंगे और एक पॉइंट और है उसको भी जानेंगे, ठीक? तो आइए सबसे पहले हम लोग अपनी बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है संवैधानिक उपबंध कि संविधान में इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहली बात ये है कि भाग 5 और अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक का एक से संबंधित है। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक? 148 से 151 तक, पहली बात। दूसरी बात, यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। साथ ही इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर पाया जाता है। ठीक है? ये बात पूछी भी गई है कि केवल केंद्र में होता है या राज्य में होता है, तो केंद्र और राज्य दोनों में होता है। ठीक है? ठीक। तीसरी बात जो कि अंबेडकर साहब ने कैग के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कैग को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग की तरह ही भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो संवैधानिक उपबंधों के बारे में रही। नेक्स्ट आपका होगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। त्यागपत्र भाई साहब किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। पदावधि क्या होगी? 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष, इन दोनों में जो पहले होगा उसी को माना जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 60 साल में अपना जो है कार्यकाल प्रारंभ करता है, तो वह 65 साल में रिटायर हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मान लो वह 55 साल में अपना कार्यकाल प्रारंभ करता है, तो वह 61 साल में रिटायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे 6 वर्ष पहले आए, चाहे 65 वर्ष पहले आए, तो जो भी पहले आएगा उसमें वह रिटायर हो जाएगा। ठीक? चलिए, पदावधि की बात हो गई। अगर हम योग्यता की बात करें तो कौन बन सकता है? तो संविधान में कोई लिखित योग्यता नहीं दिखाई गई है, लेकिन संसद द्वारा कानून बना करके योग्यता निर्धारित की गई है। कौन-कौन सी? पहली यो यो तो आपका यही होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका हो। ठीक है? ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। पद विमुक्ति के बारे में अगर बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ देखिए हमने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की रीति के समान, अतः संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उनके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है। ठीक है? जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात कही जाती है, उसी प्रकार से इन भाई साहब को भी हटाने की बात कही जा रही है। ठीक है? और दूसरी बात कि विशेष बहुमत द्वारा उनको हटाया जाएगा। अगली बात करें वेतन की, तो वेतन के बारे में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन, किसके बराबर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। वेतन भत्ता व पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा पर आधारित होती है। मतलब जो भारत की संचित निधि होती है उससे इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। ठीक? इतनी बात क्लियर है? तीसरी बात कर लेते हैं इनकी कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद 149 में प्रावधान किया गया है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 प्रावधान किए गए हैं कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो पहला ये है कि इसके द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि के साथ-साथ आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। मतलब ऑडिटर साहब ये हैं, ठीक है? ऑडिट करते हैं। खर्च करने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के 2 आधार हैं। जो हमारी भारत सरकार जो धन खर्च करती है, उसको भाई साहब 2 आधारों पर चेक करते हैं। पहला उद्देश्य, जिस उद्देश्य से सरकारी धन निर्गत हुआ है, क्या उसी के लिए खर्च किया गया अथवा नहीं किया गया? भारत सरकार जो अपना पैसा खर्च करती है, तो उसका उद्देश्य भी बताती है कि हम फला उद्देश्य के लिए अपना यह पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, जाके चेक करेंगे, क्या जिस उद्देश्य से पैसा खर्च निकाला गया था, उसी उद्देश्य में खर्च किया गया है अथवा किसी और में किया गया है, पहली बात।
दूसरी बात ये जो चेक करते हैं, दूसरे पैमाना इनका होता है कि अतिव्ययता, कि सरकारी धन के खर्च करने में धन के अत्यधिक दुरुपयोग पर कैग जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब जो खर्चा सरकार करती है वो अपने हिसाब से किया गया कि हिसाब से ज़्यादा किया गया है, तो उसकी जो है ये भाई साहब रिपोर्ट बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण या प्रमाणन करता है। तो यह इनके भाई साहब के कार्य भी हैं और शक्तियाँ हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों में दो बातें हैं और दोनों बातें हमको जाननी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि व्यवहार में कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह लिख दिया कि सरकार ने इतना धन का दुरुपयोग किया है, तो उस पर आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी गई है। इनको क्या कहा गया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, इनको लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में एवं पथ प्रदर्शक के रूप में संज्ञा दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप 2025-24 या 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए है कि 21 नवंबर 2024 को श्री संजय मूर्ति साहब को भारत के नए कैग के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है कैग के बारे में आपको जाननी थी, तो ये हमने आपको बताया। और ये सब कुछ आपका जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। हम जब मेंस की क्लास में आएंगे तो वहाँ पर किसी दूसरे तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।